Lesson 7 of class 12 mathematics, that is your integral. Now today we are going to start fifth topic, and fifth topic is solve problems by substitution using trigonometric identities. In previous topic we discussed the integral of those functions which are in standard forms. But integrals of the certain functions cannot be obtained directly if they are not in one of the standard form given in a previous topic. For such integral, we use the following method to solve. First, integration by substitution. Second, integration by partial fraction. And third, integration by parts. Here we consider the method of integration by substitution. Integration by substitution. Many complex functions which cannot be integrated by direct rule can be integrated through a proper substitution. जस्ट आप प्रीवियस वाली स्लाइड्स की हम बात कर रहे हैं, जो हमने पहले टॉपिक्स किए हैं, अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो प्रॉपर्टी बेस्ड थे या आपका बेसिक इंटीग्रल्स पर था. अगर आपको बेसिक इंटीग्रल्स मिल रहा है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे और अप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा. लेकिन अब अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके के निकल के आते हैं कि उनमें बेसिक इंटीग्रल से भी नहीं हो रहे हैं, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमारे पास मेथड है. जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि टोटल हमारे पास 3 मेथड्स हैं. उन 3 मेथड में से हम सबसे पहले आज फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो सबसे मेन फोकस हमें करना होता है, ये आप याद रखिए कि हमेशा तभी करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन जब हमारे पास डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो. ठीक है, तो हम अभी इस मेथड के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं. जैसे इंटीग्रल अगर दिया हुआ है I इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू t बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू जी टी सो दैट डी एक्स इज इक्वल्स टू जी डैश टी डी टी. क्लियर. आप इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास इंटीग्रैंड इस तरीके का है कि उसके अंदर इंटीग्रैंड में उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो आप उस इंटीग्रैंड को क्या एज्यूम कर लेंगे, एक अदर वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे. सपोज आपके पास यहाँ पर ये एक एफ एक्स है और उसमें यहाँ पर जी एक्स भी है जो इसका डेरिवेटिव है, तो आप एफ एक्स को टी एज्यूम करेंगे और फिर आप इसे यहाँ पर लिखेंगे एफ जी टी इंटू जी डैश टी डी टी. ठीक है, ये अप्रोच रहेगी हमारी. बाकी अभी और डिटेल्स में लेते हैं, मैं स्टेप्स बताती हूँ आपको. स्टेप्स फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी तरीका है कि आप स्टेप्स लर्न करिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन बताती हूँ तो क्वेश्चन तो आप याद करके नहीं जाएंगे. मैथ्स में याद करने से काम नहीं चलता है, आपको हर मेथड के स्टेप्स मालूम होने चाहिए. फिर कोई भी क्वेश्चन आए और आपको ये दिख रहा है कि इस मेथड से होगा, आप उन स्टेप्स को फॉलो करते चले जाइएगा. सपोज अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप उसमें एक वेरिएबल देखेंगे. ठीक है, अब आपकी वो इक्वेशन जो होगी वो y या x फॉर्म में होगी. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है. जैसे y अगर इन टर्म्स ऑफ x है तो आप इस x को t में सब एज्यूम कर लेंगे और फिर y को t में कन्वर्ट करना है. ठीक है, इसके बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे. बट ये याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन तभी अप्लाई किया जाता है जब आपका डेरिवेटिव उसके अंदर प्रेजेंट हो. ठीक है, यूजुअली वी मेक अ सब्स्टिट्यूशन फॉर अ फंक्शन whose derivative also occur in the इंटीग्रैंड. ओके, अदरवाइज हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है. और अब सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स को डिस्कस करना चाहूँगी. अगर मैं इन फॉर्म्स को, मेरे पास टोटल 6 to 7 फॉर्म्स हैं, अगर मैं वो 6 to 7 फॉर्म्स देख लेती हूँ, मुझे एक ये आइडिया लग जाता है कि अगर ये पर्टिकुलर फॉर्म है तो हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, तो हमारे लिए एग्जाम में टाइम सेव हम कर सकते हैं क्वेश्चंस में. तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं. अगर मेरे पास इंटीग्रल जो आता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है, एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स. अगर ये फॉर्म है तब हम क्या करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि डायरेक्ट हमें मालूम है कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो, अगर फंक्शन एफ एक्स है और तब आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, फाई एक्स. ये आप याद रखिएगा. ठीक है, अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, फाई एक्स. अब एफ एक्स को रिप्लेस करके मैंने फंक्शन क्या रखा, एफ ए एक्स प्लस बी. एफ ए एक्स प्लस बी मीन्स एक्स की जगह पे यहाँ वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी. तो फाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा, फाई ए एक्स प्लस बी इंटू 1/a.
ठीक, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चेन रूल, जैसे डेरिवेटिव में चेन रूल लगाते थे यहाँ भी चेन रूल लगा रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि इंटीग्रेशन में आप उस टर्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट ले लेते हैं अब, जैसे इंटीग्रेशन आपका पावर रूल में है, पावर में ए एक्स प्लस बी होल्स टू द पावर एन डी एक्स। अगर ये फंक्शन है मेरा ए एक्स प्लस बी होल्स टू द पावर एन डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, डायरेक्ट आपका पावर रूल, जहाँ एक्स था वहाँ एक्स से रिप्लेस करिए ए एक्स प्लस बी को। ठीक, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल्स टू द पावर एन माइनस वन, सॉरी ए एक्स प्लस बी होल्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू वन अपॉन ए। आपको मालूम है पावर रूल में इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर ऐड होती है, क्योंकि ये सक्सेसिव एडिशन है। ठीक है, डिक्रीज किस में होती है, डिफ्रेंशिएशन में, जहाँ पर n आपका नॉट इक्वल टू -1 रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब सेकंड देख लेते हैं, अगर मेरा फंक्शन 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है, तो अगर 1 अपॉन एक्स होता तब आपका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, log x। तो यहाँ पर है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी। प्लस सी तो हम हर एक इंडेफिनिट इंटीग्रल में लगाएंगे, ये तो आपको याद ही रखना है। अब थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड, ये पार्ट है हमारे, अगर ये फॉर्म यही है कि x की जगह पर आपको ए एक्स प्लस बी गिवन है। अब जितने टाइप के पॉसिबल हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन मुझे निकालना होता है e टू द पावर x का, तो मेरा क्या होता है इंटीग्रेशन e टू द पावर x। लेकिन अब मुझे किसका निकालना है, e टू द पावर ए एक्स प्लस बी के लिए इंटीग्रेशन, तो वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। सेम वही रूल है जो हमने यहाँ पर फर्स्ट में लगाया था। मीन्स इंटीग्रेशन में भी हम चेन रूल लगाते हुए जा रहे हैं, बस ध्यान रखना है चेन रूल में उसमें मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर उस टर्म को जो स्केलर वैल्यू है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होने से डिवाइड करेंगे। फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। यहाँ अगर ए टू द पावर एक्स होता तो हमारा क्या आता है, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, लेकिन यहाँ है टर्म हमारी ए टू द पावर बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग ए इंटू 1 अपॉन ए प्लस सी, वेयर ए इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि लॉग अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो लॉग 1 हो जाएगा और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म पहुँच जाएगी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स को क्या लिखेंगे हम, -1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सेम रूल, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये जो फॉर्म्स हैं आपकी, अगर आप इन्हें लर्न कर लेते हैं या बस पढ़ भी लेंगे तो एग्ज़ाम में आपका टाइम सेव होगा इससे। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो ये क्या आएगा आपका 1 अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल सेम रूल है जो हमने बेसिक इंटीग्रल किया था वही है, बस x की जगह पर आप x को रिप्लेस कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी से। सेवेंथ पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टेन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन ए कॉट ए एक्स प्लस बी प्लस सी। नाइन्थ पार्ट देख लीजिए, नाइन्थ क्या आ जाएगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी टेन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो हमें मालूम है सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, तो यहाँ पर इसका भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए सेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको, ये बच्चे इसमें इतना टाइम लगाते हैं, आप सब्सटीट्यूशन में टी एज्यूम करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। इसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। कुछ और फॉर्म से आप सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं। अगर इंटीग्रल आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इस फॉर्म में दिया, मतलब एफ एक्स फंक्शन है मेरे पास और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तब अगर ये फॉर्म होगी तो ये हमेशा, अगर एफ एक्स डिनोमिनेटर में है तो हमेशा इस फॉर्म का रिजल्ट आएगा आपका लॉग एफ एक्स। ठीक, लॉग एफ एक्स प्लस सी होना चाहिए क्योंकि ये इंडेफिनिट है। तो आप याद रखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स
इज इक्वल्स टू लॉग एफ एक्स प्लस सी। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसके लिए मुझे मालूम है डिनोमिनेटर को मैं ध्यान से देखूँ तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो मैंने डिनोमिनेटर को टी एज्यूम कर लिया। यहाँ पर ये देखिए ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसको सब्सटीट्यूट किया, टी ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया तो ये आएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। जो अपॉन में डी एक्स है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने जो इंटीग्रल पार्ट था इसे इक्वल टू आई माना था, तो आई में ये t सब्सटीट्यूट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, डिनोमिनेटर को तो t माना था हमने, और ये पूरी टर्म क्या है dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इज इक्वल्स टू log t प्लस c। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। अब अगर आपको इतना सब कुछ नहीं करना होता और आपको ये फॉर्म डायरेक्ट आती, आपने देखा कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, आप डायरेक्ट लिखेंगे log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। ये वन मार्कर क्वेश्चन में बहुत आराम से हो जाएगा। आप सोचिए ना, जो टाइम आप इससे बस सेव करेंगे वो आगे जाके आपके 6th क्वेश्चन में या और जो क्वेश्चंस हैं उनमें हेल्प करेगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के पेपर में, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो जब हम पैनिक हो जाते हैं, टाइम कम होता है, तभी हमें प्रॉब्लम शुरू होती है। जो हमें आता है वो भी हम भूलते चले जाते हैं। तो अगर हम अपने पेपर को हाफ एन आवर पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास इतना टाइम होगा सफिशिएंट कि हम जो क्वेश्चन नहीं आते उनको भी ट्राई कर पाएँ। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अगर मैं अब इस क्वेश्चन को देखूं तो क्या, एक बार सोचने में तो कुछ नहीं जा रहा, आप एक बार इसको ट्राई करके देखो क्या इसका डेरिवेटिव मुझे मिल रहा है। राइट, आप इसको ट्राई करते हैं। चलिए हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमें वैल्यू मिलेगी 2a स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2b स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। और ये वाली टर्म मेरी क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी ये बन जाएगी मेरी इंटू डी एक्स। ये यही चीज़ तो आ रही है निकल करके। ठीक है, तो अब हम यहाँ करेंगे, इसको हमने ले लिया डी टी। अब ये देखिए हमने क्या किया, इस पूरी टर्म को टी एज्यूम कर लिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट भी किया डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन, क्योंकि इसमें से साइन 2x कॉमन आ गया, साइन 2x कॉमन ले लिया आपने, आपके पास वैल्यू बची ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हम जा कर के इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और सब्सटीट्यूट करके रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं इंटीग्रल। इसमें प्रीवियस वाली स्लाइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करके साइन 2x से साइन 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से। आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा, लॉग टी। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लॉग टी की वैल्यू जो थी उसको सब्सटीट्यूट करिए प्लस सी। ये मैंने जान के आंसर नहीं लिखा है, आप इसको, क्योंकि हम इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बस ये दिखा दिया है कि किस तरीके से ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है। ठीक, आगे का काम आप खुद करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें इंटीग्रल ऑफ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स होल्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखे होंगे। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं जो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो। जब भी कभी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, याद रखिए उसका जो बेस है वो आपका एफ एक्स है, और उसका डेरिवेटिव अगर आपको उसके अंदर मिल रहा है तो आप ये डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स to the power n plus 1 upon n plus 1 where n is not equal to minus 1। चलिए अब इसको पहले मैं सब्सटीट्यूशन से करके देख लेती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आंसर देखूंगी। सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया कि i इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन log x होल क्यूब अपॉन x इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसके अंदर अगर देखें तो 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है, log x का, तो log x को ही t एज्यूम करना है। और वैसे भी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो उसमें हमेशा उसी बेस को ही t सब्सटीट्यूट करना है, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पर मैंने log x को t ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड। डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे को वैल्यू क्या मिल गई है, dx इज इक्वल्स टू एक्स डी टी। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, इस इक्वेशन में i में ये टर्म सब्सटीट्यूट कर दीजिए। हमने log x को t से रिप्लेस कर दिया और dx अपॉन x को
dt से। अच्छा, यहाँ 2 बार dx लिख गया है, इसको हटा दीजिएगा। तो ये आ गई मेरी टर्म t क्यूब dt। अब ये आपका पावर रूल से डायरेक्ट हो जाएगा। जो पावर रूल है क्या है, t टू द पावर 4, क्योंकि n+1 होता है, 3 + 1 इज़ 4, t टू द पावर 4/4 प्लस c। t को रिप्लेस कर दीजिए, ये आएगा log x टू द पावर 4/4 प्लस c। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन इनवर्स x होल्स टू द पावर 3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस क्वेश्चन में भी हमें मालूम है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वैसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इस बेस को ही हमें t सब्सटीट्यूट करना है। तो हमने साइन इनवर्स x को t एज्यूम कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को gt डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास dx की। dx और t की वैल्यू हमने i में सब्सटीट्यूट किया। सब्सटीट्यूट करने के बाद जो रिक्वायर्ड बचा हमारे पास वो है 4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 3 dt, और इसमें पावर रूल लगाइए तो ये आ जाएगा 4 इंटू टी टू द पावर 4/4। इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो t टू द पावर 4 प्लस c इज इक्वल्स टू, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, साइन इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट क्या था कि अगर एफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है तो रिजल्ट क्या होगा, एफ एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स एफ एक्स है, तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स होल्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और 4 यहाँ भी था न्यूमरेटर में, तो 4 से 4 कैंसिल, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स होल्स टू द पावर 4 प्लस 1। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रीवियस फॉर्म थी वही ये फॉर्म है, बस चेंज क्या है इसमें, पहले वाली फॉर्म में ये मल्टीप्लाई हो रहा था एक्सपोनेंशियल में, यहाँ पर ये नीचे चला गया। रूट एफ एक्स भी आप बोलोगे वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें उसकी पावर जो है वो 1/2 है। तो मैथड वही रहा, इसको आप लर्न कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स रूट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इवेल्युएट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x dx। आपको केवल क्या ढूंढना है, देखिए सब्सटीट्यूशन में आपकी अप्रोच केवल ये है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। 10x का डेरिवेटिव कौन है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का तो नहीं है ना रूट 10x का है। दूसरा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 10x को आप t लेंगे, t इज इक्वल्स टू 10x। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू आ गई dt इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स dx। आई में सब्सटीट्यूट कर दिया, t की वैल्यू भी और dx की वैल्यू भी, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट, इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी इज इक्वल्स टू, अब रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो जो अपॉन का 1/2 था वो ऊपर आ गया 2 प्लस c। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 10x। अब अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहती, मुझे ये फॉर्म याद है, तो देखिए कितनी जल्दी होगा, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। मुझे केवल इस क्वेश्चन के अंदर ये ढूंढना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब एफ एक्स क्या है 10x, तो यहाँ पर केवल आपको एफ एक्स की जगह पर 10x पुट करना है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 2 रूट 10x प्लस सी। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। समझ रहे हैं ना, बहुत इजी होंगी अगर आप ये फॉर्म्स पढ़ेंगे और 2-3 बार बस ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये याद भी हो जाएंगे। कोई इनको याद करने के लिए स्पेशली बहुत मेहनत नहीं करनी है आपको। अब नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, फिफ्थ फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन साइन टू द पावर mx dx, या फिर फॉर्म हो आपकी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर mx dx। देखिए इस तरीके की अगर फॉर्म आ रही हैं तो आपको कुछ रूल्स हैं, इसमें 2-3 इसमें टाइप थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, अगर आपके इंटीग्रल की फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx है, ठीक है, और या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर mx है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि m की वैल्यू क्या है। अगर m की वैल्यू 4 से लेस है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये क्या करना होगा, साइन टू द पावर mx और कॉस टू द पावर mx दोनों टर्म्स को हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हमारी यहाँ पर क्या है, वी एक्सप्रेस साइन टू द पावर mx एंड कॉस टू द पावर mx इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ x बाय यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी गिवन बिलो। तो आपको इन फॉर्म्स में चेंज करना है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मेरी साइन टू द पावर mx और कॉस टू द पावर mx इनमें से कोई भी फॉर्म मिलती है तो, और ये तभी अप्लाई करेंगे जब m की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 हो, तो आप इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। आप सीधा ये देख लीजिए, इसमें डायरेक्ट आप क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे।
ठीक, हाफ एंगल फॉर्मूला हमारा लग जाएगा तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब ये आप देख लीजिए, अगर साइन स्क्वायर दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लगेगा। अगर कॉस स्क्वायर एक्स दिया था तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इसे इतना याद नहीं करना है, बस आप ये याद रखिए कि अगर ये फॉर्म्स हैं तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और भी फॉर्म्स है अभी हमारे पास। अगर हमारे पास फॉर्म्स है साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, या फिर साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स, मतलब कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहा हो, साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, या साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, या कॉस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आपका आता है सी डी फार्मूला। देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साइन और कॉस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपके साइन और कॉस दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, और उनमें एंगल्स अलग हैं, जैसे साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ठीक, मीन्स एंगल डिफरेंट है, पर साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन साइन मल्टीप्लाई है, कॉस कॉस मल्टीप्लाई है, या कॉस साइन मल्टीप्लाई, तो आपका लगेगा सी डी फार्मूला। उसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, और सीधा सीधा जो आपने 11th में सी डी फार्मूला पढ़ा है उस सी डी फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। अब सी डी फार्मूला मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। देखिए, अगर 2 इंटू साइन ए कॉस बी है, अगर ये 2 इंटू साइन ए कॉस बी है, तो आप याद रखिए ये साइन की फर्स्ट टर्म थी, साइन की फर्स्ट टर्म थी, तो आपको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करना है। और अगर कॉस पहले आ रहा है और साइन बाद में आ रहा है, तो ये साइन के का डिफरेंस लेने पे होगा, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, तो ये आ जाएगी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर दोनों टर्म आपकी कॉस की आ रही हैं तो इसका मतलब कॉस वाले एंगल्स फॉर्मूले को आपने ऐड किया, फर्स्ट टर्म है ये, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और अगर ये माइनस में जा रहा है तो आप यहाँ बेटर रहता है कि आप यहाँ बाहर माइनस लगा लीजिए, -2 साइन ए साइन बी, तो आपका ये कॉस का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, सी डी फॉर्मूला 11th में हमने बहुत डिटेल से कराया था, अच्छे से याद कराया था, और आपको बताया भी था कि ये यूज़ होंगे अब आपके। ठीक, तो अब इसका ज़रा यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 4x dx। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो अब ये कौन सी फॉर्म है आपकी? प्रीवियस फॉर्म जो अभी बताई थी, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, जहाँ एम की वैल्यू क्या होगी 3 और एन की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अभी भी मैंने बताया था कि पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये 1/2 तो बाहर ही रहने दीजिए, जो अंदर वाला 2 है इसका रोल स्टार्ट होता है। इसका रोल स्टार्ट करने के लिए अब ये कौन से सी डी फॉर्मूले में चला जाएगा? पहले साइन है बाद में कॉस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ पर इसको रिवर्स कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ कॉस 4x इंटू साइन 3x ले लीजिए, तो ये आपका सेकेंड फार्मूला बन जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ये फर्स्ट से भी बनेगा, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आपने इसमें फार्मूला अप्लाई कर दिया फर्स्ट, तो ये आ गया 3x प्लस 4x इज 7x एंड 3x माइनस 4x इज -x। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये वैल्यू आ गई 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x क्या होता है? माइनस कॉस 7x अपॉन 7। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या आएगा? कॉस x, और माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस सी। भाई इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो सी को तो हम छोड़ नहीं सकते, सी तो हमारा साथ देगा जब तक इनडेफिनेट इंटीग्रल चलेगा, सी कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। नाउ नेक्स्ट फॉर्म, अगर मेरी फॉर्म है, अभी हम टोटल साइन कॉस की 2 फॉर्म्स लर्न कर चुके हैं। एक में साइन टू द पावर एम एक्स और कॉस टू द पावर एन एक्स अलग अलग थे, एक में साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स कुछ इस तरीके की थी। अब ये आ गया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है और दोनों साथ साथ मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। अगर ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब आपकी फॉर्म क्या कहती है? जब आपको इसको यूज़ करना है तो आपके पास 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप इसको कुछ इंटीग्रल एज्यूम कर लेना आई, इसके स्टेप्स हम बता रहे हैं। सेकंड क्या होगा, आपको चेक करना होगा एक्सपोनेंट, कि साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपोनेंट क्या है, मतलब पावर क्या है। एम और एन को चेक करना होगा। अगर यहाँ क्या दिया है, इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर साइन एक्स का जो एक्सपोनेंट है मतलब m आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको cos x को t सब्सटीट्यूट करना है। लेकिन अगर cos मतलब n आपका, देखिए अगर m आ जाता है, यहाँ मैं साइन की पावर क्या ले रही हूँ mx, और cos की पावर क्या ले रही हूँ nx, तो आपको क्या देखना है? आपको ये चेक करना है कि पावर में कौन सी पावर ऑड है, पहले ये देखेंगे। अगर m ऑड है तो आप cos वाली टर्म को t मान लीजिए, ठीक है, और अगर cos की पावर ऑड है तो साइन को t मान लीजिए।
ठीक, लेकिन आगे उसने बोला है इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर ऑड पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों ही आपकी ऑड है तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप साइन एक्स को भी टी ले सकते हैं, कॉस को भी टी। एक चीज़ तो ये एकदम क्लियर है कि हमेशा टी आप उसको लेंगे जिसका एक्सपोनेंट इवन होगा, आप या तो ये याद रख लीजिए या आप ये याद रख लीजिए इसके अंदर। ठीक, और अगर दोनों ही आपकी ऑड है तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर निकल आएगा। अब अगर ये कहता है इफ द एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर इवन positive integer, then express sin to the power mx and cos to the power nx in terms of sine and cosine of multiply by of x by using a trigonometric result of De Morgan law। तो अगर देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्या निकला कि अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि किसकी पावर ऑड है, जिसकी पावर ऑड है दूसरे वाले को आप टी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, अब ये साइन हो या कॉस हो। और अगर दोनों की ही पावर आपकी ऑड है तो आपको क्या करना है, दोनों में से किसी को भी आप टी मान सकते हो। और अगर दोनों की ही पावर इवन है तो अगर पावर इवन है तो आप इसमें कॉस साइन से मल्टीप्लाई करके इनकी पावर को ऑड बना लीजिएगा और आगे रूल वही अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इवैल्यूएट करने का मेथड तो सेम हो जाएगा जो आपका थर्ड का है। ठीक है, ये वाला इजी हो गया आपका। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 3x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। अब इसमें ऑड किसकी पावर है, साइन की, तो नेचुरली हम किसको लेंगे, टी, कॉस एक्स को। ठीक, cos x को t लेंगे। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने cos x को t ले लिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करने पर dx की वैल्यू आ गई माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। इसको हमने i में सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट करने के बाद एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर एक्स टी टू द पावर 4 डी टी इज इक्वल्स टू। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, इस साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉस में चेंज कर लेंगे। हमें मालूम है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो वहाँ से आपने साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर लिया और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर टी पुट कर दिया। तो ये साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी टू द पावर 4 तो ऑलरेडी आपके पास था ही, आपने ये लिख दिया, तो माइनस ऑफ दिस। अब इसको इसका अंदर ले जाइए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6 इंटू डी टी। अब इसमें पावर रूल लगा दीजिए और प्रॉपर्टीज़ लगाइए, सॉल्व कर दीजिए। टी टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, टी टू द पावर 5 अपॉन 5, टी टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। आप टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, टी का रिजल्ट आपने सब्सटीट्यूट किया। और अगर ये आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो आप ये भी याद रख सकते हैं इसका डायरेक्ट आंसर कि जिसकी पावर इवन होती है कि रिजल्ट हमेशा उसी में जाएगा। ये भी आपका डायरेक्ट ऑप्शन बहुत अच्छा है इन क्वेश्चंस के लिए। कुछ और देख लेते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस टू द पावर 5x है, तो अब यहाँ पर साइन इवन है, कॉस आपकी ऑड है, तो आप साइन को टी लेंगे। देखिए साइन को टी ले लिया हमने, फिर हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन कॉस एक्स। dx और t दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर i में सब्सटीट्यूट कर दी। सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया वो मेरे पास बचा टी स्क्वायर कॉस टू द पावर 4x dt, क्योंकि एक कॉस से तो एक कॉस कैंसिल हो गया। कॉस टू द पावर 4x को आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर बना लोगे और कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से कन्वर्ट कर लोगे साइन स्क्वायर की फॉर्म में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन की जगह पे t रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी। टी को अंदर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इंटीग्रेशन अंदर ले जाइए। बेसिक इंटीग्रल यूज़ करते हुए हमने टी टू द पावर 2 को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, टी क्यूब अपॉन 3। 2 इंटू टी टू द पावर 4 को इंटीग्रेट किया तो टी टू द पावर 5 अपॉन 5। टी टू द पावर 6 को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, टी टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। अब टी को की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए साइन की फॉर्म में प्लस सी। ये आपका रिक्वायर रिजल्ट आ गया है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज फॉर अ कन्वर्जन ऑफ अ इंटीग्रल इनटू द इंटीग्रल फॉर्म। यहाँ मैं आज ये मेरा बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका यही है। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको कुछ कन्वर्जन भी सिखा रही हूँ कि कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। कन्वर्जन हमने ये सारे अभी अभी किए थे, थोड़ा सा आप रिकॉल कर लो कि इंटीग्रेशन एफ एक्स है, उसमें पर्टिकुलर मैंने फॉर्म्स ली थी और उनके साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स लिए थे। ये सारी फॉर्म्स एक जगह पर लिख दी हैं तो आप इनको एक अपने नोटबुक रजिस्टर में नोट करके रखेंगे। ठीक है,
ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के कर चुके हैं। आप लोग को अगर प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप देखिए सब्स्टिट्यूशन किस तरीके, एक्स को आपने पहले टी में एक फंक्शन ले लिया, उसके बाद आपने एफ एक्स को जी टी में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने डी एक्स को भी डी टी में ले लिया है और फाइनली इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये सारा रिकॉल चल रहा है, बस आप रिविज़न करा रही हूँ मैं आपका। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो आपको याद रखने हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो हमेशा आप एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा या ए साइन हाइपरबोलिक थीटा लेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, अगर आपके पास फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप एक्स की वैल्यू लेंगे ए साइन थीटा। दोनों याद रखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तब आप ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तब आप ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपके अगर फॉर्म है एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर होल्स टू द पावर एन, तो आपको याद रखना है जो भी एक्सप्रेशन में दिया गया हो, कुछ भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के अंदर बेस है उसी को आपको टी लेना है, कुछ और सोचना ही नहीं है, ठीक है, जो भी बेस दिया हो आपको उसी को टी लेना है। फोर्थ फॉर्म है आपकी 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों फॉर्म में आप एक्स को हमेशा ए टेन थीटा से रिप्लेस करेंगे, ये आपके हाफ एंगल फॉर्मूले बन जाएंगे फिर आपका। इसके बाद हम आते हैं, हमारा फोर्थ हो गया है, फोर्थ के बाद फिफ्थ फॉर्म, if we have 1 upon x plus a holds to the power 1 minus 1 upon n into x plus b holds to the power 1 plus 1 upon n where n belongs to natural number। इस तरीके की फॉर्म, अगर बहुत कम क्वेश्चन है इस फॉर्म में, लेकिन अगर इस फॉर्म में मिलते हैं तो आप हमेशा t x प्लस a अपॉन एक्स प्लस बी रखेंगे। सिक्स्थ है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके की कोई भी फॉर्म होती है तो वहाँ पर आप इसे ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा रखेंगे। फॉर्म अगर आपकी आ रही है रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो उसमें आप एक्स को ए कॉस 2 थीटा रख लेंगे। फॉर्म अगर निकल के आती है रूट एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस एक्स और रूट एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस एक्स, तो इस फॉर्म को आप हमेशा x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे, ठीक है। इफ़ योर फॉर्म इज रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर देन x इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा। इफ फॉर्म इज रूट x अपॉन a प्लस एक्स और रूट a प्लस एक्स अपॉन एक्स रूट x इंटू a प्लस एक्स, then your form will be x is equals to a tan square theta और a cot square theta। नाइन्थ फॉर्म हमारी क्या होगी, रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स इंटू ए माइनस एक्स या 1/रूट एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो आपकी एक्स को आपको एक्स क्या सब्सटीट्यूट करना है, ए साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट आपकी फॉर्म है रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस ए रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए 1/रूट एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस ए। तो ये फॉर्म में आप एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा और ए सेक स्क्वायर थीटा में से कुछ सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज फॉर अ कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल इनटू द इंटीग्रेबल फॉर्म स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल से करूँगी। इस स्लाइड के लिए वैसे अभी मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मैं सोच रही थी इसके बाद हम इंटीग्रल फॉर्म्स भी देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज फॉर कन्वर्जन, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो जैसे साइन स्क्वायर एन एक्स है, इसको चेंज करना हो तो 1 माइनस कॉस 2 एन एक्स अपॉन 2 की फॉर्म में चेंज करेंगे। और अगर कॉस स्क्वायर एन एक्स इज इक्वल्स टू तो 1 प्लस कॉस 2 एन एक्स अपॉन 2 होगा। साइन एन एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स। अगर हमारे पास साइन क्यूब एन एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एन एक्स है तो वो होगा हमारा 3/4 साइन एन एक्स माइनस 1/4 साइन 3 एन एक्स। फिफ्थ फॉर्म में हमारी साइन क्यूब एन एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 साइन एन एक्स प्लस 1/4 कॉस 3 एन एक्स। टेन स्क्वायर एन एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एन एक्स माइनस 1
कॉट स्क्वायर एन एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एन एक्स माइनस 1। एट्थ आपका सी डी फॉर्मूला है जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा अभी आप ये समझ आ गया होगा आपको। तो इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेना चाह रही हूँ, एक एग्जांपल के साथ हेल्प से मैं आपको ये पूरा क्लियर करूँगी। अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपने जो अभी तक प्रीवियस जितना भी टॉपिक पढ़ा है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैंने इसको आई एज्यूम कर लिया। आई एज्यूम करने के बाद मैंने इसमें ढूंढा कि किसका डेरिवेटिव मेरे को मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव मेरे पास है। तो मैंने 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को ही टी एज्यूम किया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने पर डी टी की वैल्यू आ गई 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे। डी एक्स में सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ से जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 से 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास रिक्वायर्ड क्या बचेगा, 1/4 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। और डायरेक्ट आप साइन टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होगा बेसिक इंटीग्रल में, माइनस कॉस टी। यहाँ पर वैल्यू रख दी मैंने माइनस 1/4 इंटू कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू भी रिप्लेस कर दीजिए। टी की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम देखते हैं, हम और भी एग्जांपल्स रखना चाहें तो रख सकते हैं। इंटीग्रेटेड 2 cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है 2 cos स्क्वायर एक्स को, तो हमने रूल बताया था कि cos स्क्वायर एक्स वाले फॉर्मूला अगर आपको मिल रहा है तो आपको हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। हाफ एंगल फार्मूला लगाया, 2 से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक, अब आप यहाँ प्रॉपर्टी लगा दीजिए। प्रॉपर्टी लगाने के बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों के साथ ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डी एक्स। और इन दोनों का हम बेसिक इंटीग्रेशन लगा करके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है x, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इज साइन 2x। यहाँ पर वैल्यू इंटू 2, तो ये वैल्यू रिजल्ट मुझे मिल गया x प्लस 2 इंटू साइन 2x प्लस सी। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारे क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। और भी अभी बहुत क्वेश्चन है, ये बहुत वाइड सिलेबस, मतलब इसमें सिलेबस बहुत है, आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए वो कम रहेगा। बट इसी के साथ मैं कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के आती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।